ओके, सो विल गो अहेड विथ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ ऑसिलेशन। तो अगर आपको याद होगा, सो फार व्हाट वी हैव कवर्ड इज, अब तक हम लोगों ने सबसे पहले ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन होता क्या है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं वो देखा था। देन वी हैव सीन व्हाट इज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। देन वी हैव डिराइव्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोगों ने एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन डिराइव किया था, अगर आपको याद होगा तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आता है a sin ओमेगा टी प्लस अल्फा, वेयर अल्फा इज इनिशियल फेज। उसके बाद इफ यू रिमेंबर वी हैव डिराइव्ड एक्सप्रेशन फॉर v। तो v तो तुम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट से भी निकाल सकते हो, या फिर v इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। उसके बाद हमने एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है ये देखा था, करेक्ट। देन उसके बाद हम लोगों ने एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड की थी। एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। गुड। उसके बाद व्हाट वी हैव सीन इज कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम, मतलब दो एसएचएम का कॉम्बिनेशन इज अगेन एसएचएम। जो भी रिलेटेड फॉर्मूलाज थे, जैसे दो एसएचएम को मैं अगर कंबाइन करके सिंगल एसएचएम देख रहा हूँ, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos of phi1 minus phi2, where phi1 is initial phase of first particle and phi2 is initial phase of second particle। इसमें भी हम लोगों ने रिजल्टेंट फेज डेल्टा भी निकाला था। जब तुम दो मोशन को कंबाइन करके सिंगल मोशन ट्रीट कर रहे हो तो डेल्टा बिकम्स द रिजल्टेंट फेज, करेक्ट। देन वी हैव सीन सम स्पेशल केसेस आल्सो। इसके बाद हमने देखा था प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग एनी डायमीटर इज एसएचएम। गुड। उसके बाद इफ यू रिमेंबर वी हैव सीन हाउ टू रिप्रेजेंट एसएचएम ग्राफिकली। तो हमने देखा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम, दोनों केसेस, फॉर द पार्टिकल स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन एंड फॉर द पार्टिकल स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। इसके बाद हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी का इक्वेशन डिराइव किया था फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। एंड उसके बाद इफ यू रिमेंबर वी हैव shown that the total energy is conserved, conservation of energy। And lastly, the last three topic that we have covered is variation of kinetic energy and potential energy in the form of graph। यहाँ तक हमने theory cover किया था। अब we will move to the next part of theory part of this chapter, which is basically angular SHM more or less। तो एंगुलर एसएचएम से जाने से पहले एक टॉपिक हमारा है विच इज सिंपल पेंडुलम। तो पहले हम लोग सिंपल पेंडुलम के मोशन को लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन से कंडीशन में ट्रीट कर सकते हैं वो देखना पड़ेगा, बिकॉज एज यू नो, चलो बता ही देता हूँ मैं आपको, मैंने आपको पहले बताया भी था, बट ठीक है, इफ यू डोंट रिमेंबर दैट इज ओके। सो यू कैन थिंक ऑफ दिस एज अ सिंपल पेंडुलम। अब ऐसा है कि सिंपल पेंडुलम को अगर मैं डिस्प्लेस करता हूँ बाय स्मॉल एंगल और रिलीज कर देता हूँ बाय स्मॉल एंगल, हाँ, तो ये जो नीचे मास है ना, इसको बॉब बोलते हैं, बॉब, वो मैं डिफाइन करूंगा। एंड इट परफॉर्म्स ऑसिलेटरी मोशन। अब अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट स्मॉल एंगल पे किया था, ओनली इन दैट केस, रिमेंबर ये पेंडुलम था, इसको मैंने स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस किया है। जब तुम स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस करोगे, ओनली इन दैट केस ये जो ऑसिलेटरी मोशन है इसको तुम लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल सकते हो। अगर तुम लार्ज एंगल पे जाओगे तो यू कैन नॉट से दैट इट इज लीनियर मोशन। तो याद रखना, वो एंगल पे डिपेंड करेगा। इफ यू टेक लार्ज एंगल देन इट इज पार्ट ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो एनीवेज, तो वी विल डिराइव एक्सप्रेशन फॉर सिंपल पेंडुलम। सबसे पहले सिंपल पेंडुलम, तो आई वुड वांट टू नो व्हाट इज सिंपल पेंडुलम फ्रॉम योर साइड। व्हाट इज अ सिंपल पेंडुलम? अभी सिंपल पेंडुलम जब बोलते हो तो दो टाइप के पेंडुलम की बात होती है, एक होता है आइडियल पेंडुलम और एक होता है प्रैक्टिकल पेंडुलम। आइडियल पेंडुलम में व्हाट यू हैव इज यू हैव अ मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, और उसके एक एंड पे यू हैव अ हैवी पॉइंट मास। हैवी पॉइंट मास, मैं अभी डेफिनेशन लिखने नहीं वाला हूँ, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। When you say ideal pendulum consists of massless inextensible string, one end of which has a very heavy point mass, point particle है, point mass है, इसको तुम बोलते हो आइडियल सिंपल पेंडुलम।
दूसरा होता है प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। अब ये प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आइडियल केस में तुमने बोला मासलेस स्ट्रिंग। कैन यू हैव एनी स्ट्रिंग विच इज मासलेस? नो। यू कैन हैव अ स्ट्रिंग विच इज लाइट, मतलब कम मास है लेकिन मास तो है। तो प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम में तुम मासलेस नहीं बोलते हो, तुम बोलते हो लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। सो इन केस ऑफ प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इनएक्सटेंसिबल मतलब जिसका एक्सटेंशन नहीं होता है, लेंथ नहीं प्रोड्यूस होता है। और इसका जो एक एंड है इट कंसिस्ट ऑफ अ डेंस एंड हेवी मेटालिक स्पीयर विच इज कॉल्ड एज बॉब। यहाँ पे सारा मास था पॉइंट में, विच इज अगेन प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। यहाँ पे यू हैव अ डेंस हेवी मेटालिक स्पीयर विच इज कॉल्ड एज बॉब। तो यहाँ पे मास है बॉब में, राइट? दैट इज प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम, दिस इज आइडियल सिंपल पेंडुलम। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑफ कोर्स डिफरेंस है, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ। डिफरेंस नहीं होता तो बताता क्यों फिर? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अब व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना, व्हेन यू मेजर द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। अब ये दोनों पेंडुलम को तुमने कहीं ना कहीं पे तो सस्पेंड करके रखा होगा, मतलब कहीं ना कहीं से तो तुमने इसको बांध के रखा होगा। देयर विल बी अ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है यहाँ पे एस। गुड। सिमिलरली फॉर अ प्रैक्टिकल पेंडुलम आल्सो यू हैव अ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, लेट अस से। तो यहाँ पे भी एक पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। तो आइडियल पेंडुलम में जो लेंथ होता है पेंडुलम का, दैट इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। और प्रैक्टिकल पेंडुलम में जो लेंथ होता है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉब। यहाँ पे क्योंकि ये पॉइंट मास था, मतलब जहाँ पे ये स्ट्रिंग खत्म हो रहा है वहीं पे पूरा मास है, पर यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका मतलब हमको जब लेंथ मेजर करना है तो द लेंथ इज मेजर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास इस केस में सेम आता है। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स में सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास इज सेम, वो हमने 11 में कवर किया था। तो ठीक बेसिक डिफरेंस बिटवीन आइडियल पेंडुलम एंड प्रैक्टिकल पेंडुलम इज दिस। In an ideal pendulum, you have massless and inextensible string, one end of which has a point mass, heavy point mass. In practical simple pendulum, you have a light, यहाँ पे massless बोल रहे थे, यहाँ पे light बोल रहे हो, light and inextensible string, one end of which is attached with a heavy dense metallic sphere called as bob. तो यही बेसिक डिफरेंस है बिटवीन दीज टू। तो जब हम लोग सिंपल पेंडुलम बोल रहे हैं तो हम लोग बेसिकली प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हैं। तो रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। तो एक काम करेंगे, लेट अस कंसिडर अ प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। सो व्हेनेवर नाउ ऑनवर्ड्स व्हेनेवर आई से सिंपल पेंडुलम, मतलब मैं प्रैक्टिकल पेंडुलम की बात कर रहा हूँ। तो लेट अस कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, इसका जो लेंथ है वो L बोल दूंगा मैं। So let us consider a simple pendulum. कौन सा सिंपल पेंडुलम है ये? प्रैक्टिकल। So simple pendulum, let L be the length of the pendulum. इसके लेंथ को L बोल देंगे। M is the mass of bob. So let L be the length of pendulum, or length is measured from the point of suspension to the center of gravity. So length of pendulum, M is mass of the bob, और याद रखना, you need to remember this, bob is heavy dense metallic sphere। कहीं कहीं पे उसका रेडियस भी यूज करना पड़ सकता है, तो जब पड़ेगा तब देख लेंगे। अब इसका जो मीन पोजीशन है उसको A बोल देता हूँ। तो let us say A is the mean position। तो A is mean position मतलब equilibrium position, मतलब रेस्ट पोजीशन, मतलब हमने अब तक इस बॉब को डिस्प्लेस नहीं किया। अब एक काम करेंगे, ये जो पेंडुलम है इसको हम लोग डिस्प्लेस करेंगे थ्रू स्मॉल एंगल थीटा। रिमेंबर एंगल इज स्मॉल, तो एंगल इज स्मॉल। अभी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। यू नो व्हाट इज L, यू नो व्हाट इज M। तो नाउ व्हाट वी विल डू इज, हम ऐसा करेंगे, अब ये जो पेंडुलम था
इस पेंडुलम को हमने स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस किया, तो हमने इसको स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस किया। गुड, तो ये आ गया उसका डिस्प्लेस पोजीशन। डिस्प्लेस पोजीशन को कुछ नाम दे दूंगा मैं, लेट अस कॉल दिस एज बी, और ये जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा। गुड गुड, इसको तुम सेमी वर्टिकल एंगल भी बोलते हो, सेमी वर्टिकल एंगल भी बोलते हो, इसको याद रखना। और तुमने कॉनिकल पेंडुलम सीखा था, कॉनिकल पेंडुलम में भी ऐसा ही कुछ था। तो फिर इस टॉपिक के बाद हमको सिंपल पेंडुलम को और कॉनिकल पेंडुलम को कंपेयर भी करना है। तो नाउ लेट अस से दिस इज डिस्प्लेस्ड पोजीशन, सो लेट द पेंडुलम बी डिस्प्लेस्ड, let the pendulum be displaced through small angle theta, through small angle theta, and released, and released। तो तुमने क्या किया, तुमने इस पेंडुलम को स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस करके छोड़ दिया। व्हेन यू रिलीज दिस, इट परफॉर्म्स इट परफॉर्म्स इट परफॉर्म्स इट परफॉर्म्स SHM नहीं बोल सकते, क्योंकि SHM का तो डेफिनेशन था, एक्सेलरेशन या फिर फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन शुड बी अपोजिट। तो तुमको वो प्रूव करना पड़ेगा। फिलहाल बोल सकते हो इट परफॉर्म्स टू एंड फ्रो मोशन, राइट, तो ऐसा बोल सकते हो। एंड रिलीज्ड, देन इट परफॉर्म्स टू एंड फ्रो मोशन, देन द बॉब ऑफ द पेंडुलम performs to and fro motion। हाँ, मैंने नोट्स में डायरेक्ट लिख के दिया इट परफॉर्म्स SHM, क्योंकि शो तो करना ही है। मैंने नोट्स में लिखा है कि व्हेन यू डिस्प्लेस दिस पेंडुलम थ्रू स्मॉल एंगल थीटा एंड रिलीज, तो वो SHM परफॉर्म करेगा, वो तो प्रूव करना ही है हमको। यहाँ तक क्लियर। अब लेट अस सी इन द डिस्प्लेस्ड पोजीशन, इसका जो डिस्प्लेस्ड पोजीशन था, उस डिस्प्लेस्ड पोजीशन में कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं बॉब के ऊपर या पेंडुलम के ऊपर ओवरऑल। सो इन द डिस्प्लेस्ड पोजीशन यू विल सी देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग। देखो, जब जब तुम स्ट्रिंग की बात करते हो ना, तो स्ट्रिंग में टेंशन होता ही है। सो देयर इज अ फोर्स ऑफ टेंशन टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। अब टेंशन को मैंने T डैश लिखा है, क्योंकि मुझे टाइम पीरियड के लिए कैपिटल T यूज करना है, इसलिए T डैश लिखा है। और दूसरा कौन सा फोर्स आएगा, वेट ऑफ द बॉब mg, वेट ऑफ द बॉब mg। मैं काम करता हूं, इस लाइन को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर लेता हूं, तो आई एम जस्ट एक्सटेंडिंग दिस लाइन फॉर सम रीजन, बताता हूं बाद में। सो इन द डिस्प्लेस्ड पोजीशन the forces acting on the pendulum are, number one is tension T dash, और टेंशन हमेशा होता है towards the point of suspension, directed towards the point of suspension। and number two, weight mg, which is vertically downwards, weight mg vertically downwards। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का, गुड। देन अब ये जो वेट mg है, इसके हम लोग कर लेंगे कंपोनेंट्स। अगर ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा है, क्यों, करस्पॉन्डिंग। तो ये कौन हो गया, mg cos थीटा, क्योंकि एंगल को एडजेसेंट हमेशा cos कंपोनेंट होता है, और cos को परपेंडिकुलर हमेशा साइन होता है। तो ये कौन सा कंपोनेंट हो गया, mg sin थीटा, बराबर, गुड। अब थोड़ा सा कंपैरिजन तुम कॉनिकल पेंडुलम से भी कर लो, क्योंकि तुमको अल्टीमेटली कंफ्यूजन होगा बाद में कि कॉनिकल पेंडुलम में तो हमने टेंशन के कंपोनेंट्स किए थे, यहाँ पे तो हम वेट के कंपोनेंट कर रहे हैं। उसका रीजन है ऑफ कोर्स, रीजन है दैट यू विल कम टू नो इन अ व्हाइल। कॉनिकल पेंडुलम में ना, व्हाट हैपेंस इज दैट द पार्टिकल परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। कॉनिकल पेंडुलम में तुम क्या करते हो, चलो डेमोन्स्ट्रेट ही कर देता हूँ प्रैक्टिकली।
देखना और बोर्ड पे ड्रॉ करना में डिफरेंस आता है दोनों में। इफ आई टेक अ पेंडुलम, ये उसका मेन पोजीशन है, उसको डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, इट परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन अगर उसको डिस्प्लेस करके मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पुश कर रहा हूँ तो इट परफॉर्म्स हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। सही है, बराबर, क्योंकि बॉब इज परफॉर्मिंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी फोर्स कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल। तो वहां पे तुमको देखना है कि टुवर्ड्स द सेंटर कौन सा फोर्स है, तो इसको तुम टेंशन लेते हो, फिर ये एंगल थीटा होता है और ये एंगल लार्ज होता है, ये भी डिफरेंस है, यहाँ पे स्मॉल एंगल की बात हो रही है। फिर व्हाट यू डू इज, इसको तुम यहाँ पे जो भी पार्टिकल था उसका मास है तो उसका वेट है mg, ये थीटा है तो ये भी कितना है? थीटा, तो ये हो गया आपका टी डैश कॉस थीटा और यहाँ पे आता है आपका टी डैश साइन थीटा। फिर आप बोलते हो कि टी डैश कॉस थीटा बैलेंसेस mg एंड टी डैश साइन थीटा इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, तो इट इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन। वहां पे तुमको ये देखना था कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो तुमने इसके लिए क्या किया? इसके लिए तुमने टेंशन के कंपोनेंट्स कर लिए। यहाँ पे तुमको देखना है कि रिस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब तुम ऑब्जेक्ट को अपने पॉइंट से, अपने मेन पोजिशन से डिस्प्लेस करते हो, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर डायरेक्टेड अपोजिट टू ईच अदर। डिस्प्लेसमेंट अगर टू द राइट है तो फोर्स इज टू द लेफ्ट, और इस फोर्स को तो बोलते हो रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पे हमको देखना था कि रिस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? mg साइन थीटा, तो इसलिए हमने mg के कंपोनेंट्स कर दिए। तो ये जो वेट mg है इट कैन बी रिजॉल्व इनटू टू पार्ट्स, तो mg, वेट mg कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, वेट mg कैन बी resolved into two components. पहला कंपोनेंट है mg cos theta which balances tension t dash, है ना? mg cos theta और टेंशन देर अपोजिट टू ईच अदर। और दूसरा कंपोनेंट है mg sin theta, which provides necessary restoring force, और क्योंकि हमको शो करना है कि ये जो पेंडुलम का मोशन है ये लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन रिस्टोरिंग फोर्स। हम लोगों को mg cos थीटा टेंशन को बैलेंस कर रहा है, इससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है इस टॉपिक में। तो इस टॉपिक में हमको सिर्फ ये देखना है कि रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ से आया। तो रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ से आया? mg साइन थीटा से आया। और रिस्टोरिंग फोर्स में हमेशा माइनस लगाना पड़ता ही है आपको, तो नेगेटिव साइन। अब बोलोगे ऐसे कैसे नेगेटिव लगा सकते हो नेगेटिव? डिस्प्लेसमेंट टू द राइट था और फोर्स टू द लेफ्ट है, तो डायग्राम से दिख रहा है तुमने पेंडुलम को राइट में डिस्प्लेस किया और जो mg साइन थीटा वो कहाँ है? टू द लेफ्ट है, तो मैं माइनस साइन लगा ही सकता हूँ। एंड रिमेंबर ये एक एक वर्ड यहाँ पे मैटर करता है। व्हेन आई से स्मॉल एंगल तो आई मीन स्मॉल एंगल, एंड व्हेन यू से स्मॉल एंगल, अभी आपको पता होगा ही, फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू थीटा होती है, कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है, और tan थीटा साइन बाई कॉस होता है। तो अगर साइन थीटा थीटा है, कॉस थीटा 1 है, तो tan थीटा भी थीटा है। तो फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज थीटा, cos theta is 1 and tan theta is again theta. Good. So therefore you have f equals to minus mg theta. बराबर। अब एक काम और करते हैं, ये जो डिस्प्लेसमेंट था मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, इसको x मान लेते हैं, और यू नो दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, राइट? सो लेट x बी द डिस्प्लेसमेंट। वो डिस्प्लेसमेंट हमने लिखा नहीं तो डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं। तो लेट x बी द डिस्प्लेसमेंट from the mean position. Do you remember what is arc length? Length of arc क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क रेडियस इनटू एंगल। वेरी गुड। तो रेडियस मतलब यहाँ पे लेंथ, रेडियस जैसा कौन बिहेव कर रहा है? लेंथ।
और एंगल कितना है, थीटा। तो वी नो दैट व्हाट डू यू नो, आर्क लेंथ x is radius which is L into angle which is theta. So therefore you have theta equals to x by L. Equation number 2, equation number 1. So from 1 and 2, therefore from equation number 1 and 2, you have force equals to minus mg, theta था, theta is x by m constant, g constant, L भी constant. So therefore you can see that कि f is proportional to minus x. और लीनियर SHM के लिए वही तो तुमको शो करना पड़ता है कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज डायरेक्टेड अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो तुमने शो कर दिया, मतलब ये मोशन कौन है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। या फिर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, तो एक काम तुम और भी कर सकते हो, एज यू नो इन जनरल व्हाट इज फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, इक्वेशन नंबर 3 और 4 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो एम ए इक्वल्स टू माइनस एम जी एक्स बाई एल, एम एम हो गया कैंसल आउट, तो ए आ गया आपका माइनस जी बाई एल इंटू एक्स। अगेन जी और एल कांस्टेंट है, तो देयरफॉर यू हैव ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। मतलब तुम यहाँ पे भी शो कर रहे हो, क्या शो कर रहे हो, दैट द मोशन इज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्यों, क्योंकि अगेन एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड इज डायरेक्टेड अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो पेंडुलम का मोशन था अंडर अ कंडीशन दैट द डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल, मतलब एंगल इज स्मॉल, this motion is like linear simple harmonic motion. So therefore we can say that, therefore as you see in this case force and acceleration are directed opposite to that of displacement, are directed opposite to that of displacement and proportional to magnitude of displacement therefore the motion is linear simple harmonic motion. Therefore motion is linear simple harmonic motion, linear simple harmonic motion, linear SHM. Also from equation number 5, can I write down a by x equals to minus g by l, और जब मैं मॉड लूंगा तो मॉड में क्या हो जाएगा, g by l। अब ये क्यों, ये इसके लिए क्योंकि तुमने एक बार शो कर दिया कि ये लीनियर एसएचएम है। लीनियर एसएचएम इज अ पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन इज अ मोशन व्हिच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो टाइम पीरियड फाइंड करना पड़ेगा, तो टाइम पीरियड फाइंड करना है तो डू यू रिमेंबर टाइम पीरियड का भी एक इक्वेशन हमने पहले से करके रखा है, 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ k बाई m, क्योंकि 2 पाई बाई ओमेगा होता है, ओमेगा होता है रूट ऑफ k बाई m, लेकिन k बाई m होता है a बाई x अगर याद होगा तो, और a बाई x को तुम बोलते हो एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो इफ यू रिमेंबर इट इज एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, सब याद होना चाहिए, भूल के चलेगा ही नहीं। तो यू हैव 2 पाई अंडर रूट ऑफ a बाई x। अब मॉड इसके लिए लिया क्योंकि a बाई x तो नेगेटिव आया, नेगेटिव नंबर का रूट तो इमेजिनरी बन जाएगा, मतलब टाइम पीरियड तो इमेजिनरी है, मतलब मोशन ही इमेजिनरी है फिर। तो दैट इज व्हाई यू हैव टू ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ मैथ्स आल्सो कि तुम इसको माइनस नहीं लिख सकते हो, माइनस लिखा तो रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज इमेजिनरी नंबर, मतलब टाइम पीरियड इज इमेजिनरी, मतलब द मोशन इज इमेजिनरी। गुड, so therefore you have t equals to 2 pi under root of 2 pi by root of l by g, l by g की g by l, g by l, so you have this as under root of g by l, हाँ this is equals to 2 pi root of l by g। मिल गया आपको टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन। गुड, पक्का पक्का सिंपल टॉपिक था।
मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ. तो आई विल नॉट टेल यू द डिफरेंस बिटवीन आइडियल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम. तो यू नो व्हाट इज आइडियल एंड प्रैक्टिकल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम जब तुम नॉर्मली बात करते हो, तुम नॉर्मली बात करते हो प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम की. आइडियल पेंडुलम में स्ट्रिंग मासलेस होता है और पॉइंट मास होता है हेवी. प्रैक्टिकली स्पीकिंग ना स्ट्रिंग मासलेस हो सकता है ना ही हेवी पॉइंट मास हो सकता है. तो प्रैक्टिकल पेंडुलम में यू हैव अ लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग और जो मास है इट इज अ हेवी डेंस मेटालिक स्फीयर नोन एज बॉब. गुड. तो इन केस ऑफ प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम द लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉब. फिर हमने लिया एक प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम. इसका मेन पोजीशन था ए. इसको हमने डिस्प्लेस कर दिया ए से लाए बी पे थ्रू स्मॉल एंगल थीटा और इसको हमने रिलीज कर दिया. व्हेन यू रिलीज इट परफॉर्म्स टू एंड फ्रो मोशन विच इज बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन. वो तो प्रूव करना ही था, राइट. तो इन द डिस्प्लेस पोजीशन, और कीप इट वेरी क्लियर, कुछ नहीं है टॉपिक, पढ़ना ही नहीं पड़ता है. एक बार हो गया खत्म हो गई बात. एग्जाम में जाके डायरेक्ट लिखते आना चाहिए. मैंने बहुत बार बताया आपको. आई हैव गिवन यू, ऑलवेज टोल्ड यू 4 to 5 स्टेप्स ऑफ राइटिंग डाउन अ थ्योरी टॉपिक. डायग्राम शुड कम फर्स्ट, क्योंकि डायग्राम टेल्स यू कि तुमको लिखना क्या है आगे. डायग्राम होगा तो एक्सप्लेन करोगे ना. तो लेट अस कंसीडर सिंपल पेंडुलम. दिस इज अ सिंपल पेंडुलम. उसका एक लेंथ है, उसका मास है, उसका एक मेन पोजीशन है ए. फिर तुमने डिस्प्लेस कर दिया थ्रू स्मॉल एंगल थीटा. और इन द डिस्प्लेस पोजीशन देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पेंडुलम. वन इज टेंशन व्हिच इज टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड अदर इज वेट mg व्हिच इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स. वेट mg के हमने कंपोनेंट्स कर लिए. एक है mg cos थीटा, एक है mg sin थीटा. mg cos थीटा इज बैलेंसिंग टेंशन and mg sin theta is providing necessary restoring force. So restoring force is F equal to minus mg sin theta. और हमने पहले ही बोला कि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा ये स्मॉल है, और अगर एंगल स्मॉल है तो साइन थीटा कितना हो गया थीटा. तो फोर्स क्या आ गया माइनस mg थीटा. बट व्हाट वी हैव लर्नड इन स्कूल, आर्क लेंथ इज लेंथ इनटू एंगल. तो आर्क लेंथ इज l into थीटा. तो यू हैव x इक्वल टू एल थीटा. तो थीटा इक्वल्स टू एक्स बाई एल. ये थीटा इक्वल्स टू एक्स बाई एल यहाँ सब्सटीट्यूट कर दोगे यहाँ पे इक्वेशन 1 में. तो यू हैव माइनस एम जी एक्स बाई एल, माइनस एम जी एक्स बाई एल. एम जी और एल कॉन्स्टेंट है, मतलब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इज डायरेक्टेड अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि माइनस के साथ आया है वो. तो फोर्स इज एम ए इक्वल्स टू माइनस एम जी एक्स बाई एल. एम हो गया कैंसिल. ए इक्वल्स टू माइनस जी बाई एल इंटू एक्स. तो यहाँ से भी तुमको दिख गया कि एक्स इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इज डायरेक्टेड अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो दोनों ही इक्वेशन हमको बता रहे हैं दैट द मोशन इज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. अब क्योंकि लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो टाइम पीरियड इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. इसलिए हमको पहले a बाई एक्स फाइंड करना है. तो a बाई एक्स फाइंड करने के लिए a बाई एक्स इक्वल्स टू माइनस जी बाई एल आया. लेकिन क्योंकि रूट के अंदर मैं नेगेटिव नंबर लिख नहीं सकता हूँ, क्योंकि लिखने गया तो इमेजिनरी बन जाएगा, इसलिए मैंने ले लिया मॉड. क्योंकि नेगेटिव साइन तो तुमको सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, दैट्स इट. गुड. तो ये आ गया आपके पास 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी एज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. गुड, वेरी गुड. अब हमने एक टॉपिक सीखा था रोटेशनल डायनामिक्स में जो आपका चैप्टर नंबर 1 था. उसमें भी हमने पेंडुलम का एक टॉपिक कवर किया था. सिर्फ उसमें तुम उसको कोनिकल पेंडुलम बोलते हो, और फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस मैंने अभी बताया तुमको कि कोनिकल पेंडुलम क्यों बोलते हैं उसको. मैं वापस बता देता हूँ. व्हाई अ पेंडुलम इज कॉल्ड एज कोनिकल एंड अंडर व्हाट कंडीशंस. और ये कंपैरिजन करना जरूरी क्यों है, क्योंकि फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे. क्वेश्चन जब आता है, देखो अभी तो बहुत सिंपल सी बात है ना कि तुम ऑसिलेटरी मोशन का चैप्टर कवर कर रहे हो, ऑसिलेशंस. तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन होगा तो ऑसिलेशन पे ही होगा. लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पे होता है कंफ्यूजन, बहुत बड़ा कंफ्यूजन. अब वहां पे तो आपको नहीं लिख के देंगे ना दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑसिलेशन, तो यहाँ पे तुम ऑसिलेटरी मोशन के कॉन्सेप्ट लगाओ. वहां तुमको समझना है कि विच कॉन्सेप्ट शुड बी अप्लाई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. और जानबूझ के वो दोनों ऑप्शन देते हैं. इफ यू अप्लाई कॉन्सेप्ट फ्रॉम सर्कुलर मोशन you have one of the options. If you apply concept from simple pendulum, you again have one of the options. तो they make sure कि तुम गलती करो. तो गलती नहीं होने
के लिए यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस। तो सिंपल पेंडुलम में और कॉनिकल पेंडुलम में दोनों ही पेंडुलम है, दोनों में ही एक रिजिड सपोर्ट है। देन यू हैव स्ट्रिंग, लाइट स्ट्रिंग, देन यू हैव ऑफ कोर्स यू हैव अ बॉब, राइट, करेक्ट। फिर यहाँ पे भी तुम यही करते हो, तुम इस पेंडुलम को डिस्प्लेस करते हो थ्रू सम एंगल, राइट, थीटा, थ्रू सम एंगल थीटा। फिर यहाँ पे भी तुम वही करने वाले हो। डिफरेंस आता है इसके बाद, डिस्प्लेस पोजीशन में लाने के बाद कॉनिकल पेंडुलम के केस में तुम इस ऑब्जेक्ट को रिलीज नहीं करते हो, तुम इसको एक हॉरिजॉन्टल पुश देते हो। हॉरिजॉन्टल पुश देते हो मतलब तुम इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रहे हो, तो इट परफॉर्म्स हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। यहाँ पे तुम उसको डिस्प्लेस करने के बाद सिर्फ छोड़ देते हो, यू जस्ट रिलीज इट। गुड, राइट। डायग्राम अभी और मैं इसमें इंफॉर्मेशन ऐड करने वाला हूँ, लेकिन इतना तो पहले देख लो। गुड, तो अब एक एक करके समझते हैं व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू मोशंस। सबसे पहले फर्स्ट थिंग इज दैट द मोशन इन दिस केस इज इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। सो कॉनिकल पेंडुलम में सर्कुलर मोशन होता है इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, राइट। तो देखो वो टेबल दिया है मैंने आपको, क्या लिखा है पहला पॉइंट, आई हैव गिवन यू इन द नोट्स। क्या बोला है, ऐसा कुछ बोला होना चाहिए, हाँ। ट्रेजेक्टरी एंड द प्लेन ऑफ मोशन ऑफ द बॉब इज हॉरिजॉन्टल सर्कल। सो यहाँ पे सर्कुलर मोशन है, सो ट्रेजेक्टरी and the plane of motion of bob is horizontal circle, or in that case trajectory and the plane of motion of the bob is a part of vertical circle, is a part of vertical circle, is a part of vertical circle। पार्ट क्यों बोला मैंने, क्योंकि अगर मैं इस डायग्राम को कंप्लीट करने जाऊं और अगर वैसा होता, वैसा हुआ नहीं, तो ऐसा एक वर्टिकल सर्कल बनता। तो जो ट्रैजेक्टरी है वो पूरा वर्टिकल सर्कल है क्या, नहीं, इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ वर्टिकल सर्कल एंड द प्लेन इज ऑल्सो वर्टिकल। यहाँ पे प्लेन ऑफ मोशन कौन सा है, कौन सा है, मेरे बोलो, क्योंकि अगला टॉपिक, अगला पॉइंट कनेक्टेड है। हॉरिजॉन्टल कॉनिकल पेंडुलम में, और कॉनिकल क्यों बोला था, क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो कोन बनाता है ना। यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है, जब बॉब मूव होगा तो ये स्ट्रिंग क्या बनाएगा, कोन, इसलिए बोलते हैं कॉनिकल पेंडुलम। और ये जो सर्कल है वो कौन से प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल में, और ये कहाँ पे है, वर्टिकल में। ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो तुमको आगे जाके काम में आने वाली है। अब क्यों, तो वो भी समझ लो। यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब तुम हॉरिजॉन्टल बोलते हो ना, इसका मतलब ये होता है कि हाइट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डज नॉट चेंज। हाइट ऑफ द बॉब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज सेम, डज नॉट चेंज। जब हाइट चेंज नहीं हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होता, राइट। और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड भी सेम होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे तुम देखोगे इन केस ऑफ कॉनिकल पेंडुलम, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर कांस्टेंट, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड। मैं बार बार बोलता हूँ कि फिजिक्स को तुम अच्छे से थोड़ा सा सोचोगे ना, इफ यू थिंक ऑफ दिस यू गेट द इक्वेशंस डायरेक्टली। जहाँ पे हाइट चेंज नहीं हुआ, जहाँ पे स्पीड चेंज नहीं हुआ, वहाँ पे इंडिपेंडेंटली पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है। टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगा ही, क्योंकि टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। लेकिन जब तुम वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करते हो, वर्टिकल सर्कल में तुम खुद झूले पे बैठे हो बहुत बार, तो तुम खुद भी एक सिंपल पेंडुलम जैसे कभी तो थे जब बैठे थे तब। तो जब तुम वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करते हो ना, और
अभी मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुमने शो किया कि ये वर्टिकल, ये जो सिंपल पेंडुलम है वो एसएचएम है। और एसएचएम में मैंने आज स्टार्ट कहाँ से किया, मैंने बोला तुमने ये कवर करके रखा है, तुमको पता है, इसलिए मैंने पहले बताया कि तुमको क्या क्या पता है और होना चाहिए। वेयर इज द स्पीड मैक्सिमम फॉर एसएचएम? मीन, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट मीन एंड पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। Where is the potential energy maximum? At the extreme and velocity is zero, kinetic energy is zero। मतलब तुम ये बोल रहे हो कि जब मीन से पार्टिकल एक्सट्रीम की तरफ जाता है तो काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन होता है पोटेंशियल में। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे, मतलब एम्पलीट्यूड पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाता है क्योंकि स्पीड जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स मैक्सिमम। सो वाइल कमिंग बैक, तो एक्सट्रीम से मीन की तरफ जब आता है पार्टिकल तो पोटेंशियल एनर्जी कम होते जाता है और काइनेटिक बढ़ते जाता है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है किसमें? काइनेटिक में। और जब वो तुम दोनों जागो, बोथ ऑफ यू, गुड, जब वो मीन से कहाँ जाता है, एक्सट्रीम के तरफ, तो स्पीड कम हो रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, बराबर। तो जब भी मोशन पार्ट ऑफ वर्टिकल सर्कल हो उसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कॉन्जर्व्ड नहीं हो सकता है, दे आर इंटर कन्वर्टिबल। काइनेटिक का कन्वर्जन पोटेंशियल में, पोटेंशियल का काइनेटिक में। सो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल बट दे आर सम, मतलब टोटल एनर्जी, बट there are sum of kinetic and potential total, but there are sum, that is total energy is conserved। और ये हमने ऑलरेडी शो किया है, इसलिए मैंने आज स्टार्टिंग में बता दिया कि तुमने ये सब शो करके रखा है। गुड, वापस से एक बार देखो, तुम यू हैव टू, 3 of you have to change your daily routine। You have to adjust your sleeping cycle and eating schedule। क्लास में तो नहीं मैं सोने दूंगा क्योंकि फिर आई बिकम जेलस ऑफ यू कि मुझे भी तो नींद नहीं मिल रही है, आई ऑल्सो वांट टू स्लीप। तो डू नॉट डू दैट। अगर मैं सोने लग गया तो फिर सिलेबस कौन खत्म करेगा? तो डू नॉट डू दैट। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। दिस इज ह्यूमन डिजायर। इफ यू हैव अ मोबाइल फोन, आई वांट अ मोबाइल फोन। If you have a car, I want a car. If you have time to sleep, I also want to have time to sleep। Coming to the point here, ये था टेंशन हियर T डैश, यहाँ पे भी था टेंशन हियर T डैश। गुड। इन दिस केस व्हाट यू डू इज, आप यहाँ पे टेंशन के कंपोनेंट्स करते हो। थोड़ा सा मैं डायग्राम को मॉडिफाई करो जस्ट फॉर इट टू लुक नाइस, बाकी कुछ नहीं है, इट शुड लुक गुड। तो थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कर लिया, लिटिल बिट, नॉट मच। गुड। यहाँ पे ना ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा है, तो दिस इज T डैश कॉस थीटा, दिस इज T डैश साइन थीटा। यहाँ पे तो तुमने अब भी देखा तुमने, व्हाट डिड यू सी जस्ट नाउ? दिस इज वेट mg, ये एंगल थीटा है, ये mg cos थीटा है, और यहाँ पे जाएगा mg sin थीटा, बराबर। यहाँ पे मोशन को गवर्न करने वाला, मोशन को चलाने वाला, मोशन को कंट्रोल करने वाला फोर्स है वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ टेंशन, दैट इज T डैश साइन थीटा। सो T डैश साइन थीटा गवर्न्स द मोशन हियर, और यहाँ पे मोशन को कंट्रोल करने वाला इट इज mg sin थीटा, राइट। सो इन कॉनिकल पेंडुलम T डैश sin थीटा गवर्न्स द मोशन, मतलब कंपोनेंट ऑफ टेंशन गवर्न्स द मोशन। यहाँ पे कौन? mg sin थीटा गवर्न्स द मोशन, right? So basic differences between the forces. So if you have T dash sin theta, the motion will be horizontal circular motion,
If you have mg sin theta, the motion will be linear, simple, harmonic motion provided angle is small. Good, clear, done, पक्का. तो यही बेसिक डिफरेंस है. पांचवा पॉइंट आई विल नॉट डिस्कस, नॉट रियली इंपॉर्टेंट. तो ये 4 पॉइंट्स प्लस अ डायग्राम इज सफिशिएंट. गुड. अब अगला टॉपिक है, द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी शुड गो अहेड विद इज, इफ यू नो, एंगुलर एसएचएम. है ना? ऐसा क्या दिया टॉपिक में? अगला टॉपिक का टाइटल क्या है? एंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन. बहुत छोटा टॉपिक है, फटाफट से हो जाएगा. एंगुलर एसएचएम एंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन. वैसे तो मैंने तुमको बता के रखा ही है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पता है तो तुमको एंगुलर मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन पता ही है. इफ यू नो व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लीनियर एसएचएम, यू नो व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एंगुलर एसएचएम. अब इफ यू रिमेंबर, इफ यू डू नॉट रिमेंबर, आई विल मेक यू रिमेंबर, क्योंकि यू शुड रिमेंबर. जब तुमने लीनियर एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया था, जब तुमने लीनियर एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया था, तो तुमने एक एग्जाम्पल केस लिया था जिसमें तुमने एक वर्टिकल सपोर्ट लिया, उससे एक स्प्रिंग, फिर एक ब्लॉक, और ब्लॉक रखा था फ्रिक्शनलेस टेबल पे. फिर तुम बोलते हो कि जब फोर्सेस बैलेंस्ड हो, व्हेन द फोर्सेस आर बैलेंस्ड, मतलब इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, नो फोर्स, नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक. फिर तुमने ब्लॉक को राइट में डिस्प्लेस किया, स्ट्रिंग स्ट्रेच हुआ, डिस्प्लेसमेंट इज टू द राइट, जो स्प्रिंग था वो स्ट्रेच हुआ, स्प्रिंग ने फोर्स लगा दिया टू द लेफ्ट, करेक्ट. फिर तुमने ब्लॉक को टू द लेफ्ट डिस्प्लेस किया, मतलब स्प्रिंग कंप्रेस हुआ और फोर्स लगा दिया स्प्रिंग ने टू द राइट. इन एनी केस, पहले केस में जो फोर्स था वो टू द लेफ्ट था, मतलब टूवर्ड्स मीन पोजीशन था. दूसरे केस में जो फोर्स है वो टू द राइट है, मतलब टूवर्ड्स मीन पोजीशन है. मतलब दोनों ही केसेस में जो फोर्स था वो था डायरेक्टेड अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब टूवर्ड्स द मीन पोजीशन. या भूलना ही नहीं, ये भूले तो तुम गए, क्योंकि फिर तुमको वही वापस सब डिराइव करना पड़ेगा. तो रिमेंबर, derivation of angular differential equation and linear differential equation, they are not different, they are the same things. सिर्फ यहाँ पे एंगुलर मोशन की बात हो रही है. तो हमने ले लिया एक मेटालिक वायर, दिस इज अ मेटालिक वायर, राइट, और नाइलॉन वायर. अब वो नाइलॉन और मेटालिक क्यों? क्योंकि वी नीड टू हैव सम इलास्टिक मटेरियल देयर. गुड. जैसे स्प्रिंग क्यों लिया था? इलास्टिसिटी वाज द रीजन. तो यहाँ पे नाइलॉन या फिर मेटालिक वायर क्यों बोल रहा? इलास्टिसिटी इज द रीजन. अगेन you need to have something elastic in nature. अब ऐसा किया हमने, we take a disc, and I know it is a cylinder, I know, I'll make it look like a disc. तो ये एक हमारे पास डिस्क है, मेटालिक डिस्क है, which is centrally attached to the wire. अभी मैं लिखने नहीं वाला हूँ, वो नोट्स में सबको दिया है. Consider a metallic disc which is centrally attached to a wire. The wire is supposed to be nylon or metallic in nature. फिर उसके बाद तुम क्या करते हो? The disc is slightly twisted. डिस्क को तुम घुमाते हो और छोड़ देते हो. The disc is slightly twisted and released. And when you slightly twist and release the disc, it performs rotational motion in clockwise and anti-clockwise direction. Clockwise and anti-clockwise direction. Clockwise and anti-clockwise direction. This clockwise and anti-clockwise rotational motion is like to and fro motion and is called as torsional oscillation या फिर angular oscillation. क्या बोलते हो इसको? Angular oscillation या फिर torsional oscillation. बराबर? पक्का याद रहेगा? Do you want me to write down there? No. नो, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आई जस्ट नोट इट डाउन. तो सबसे पहले यू हैव अ डिस्क, सो कंसिडर अ मेटालिक डिस्क, अटैच्ड सेंट्रली, क्योंकि सेंटर से अटैच किया है, अटैच्ड सेंट्रली टू अ वायर, नाइलॉन और मेटालिक, राइट. द डिस्क is slightly twisted and released, and
it performs rotational motion in clockwise and anti-clockwise direction again and again. तो चलता ही रहेगा anti-clockwise direction. So such oscillations are known as angular oscillations or torsional oscillations. जैसे लीनियर एसएचएम में जब तुम ऑब्जेक्ट को टू द राइट डिस्प्लेस करते हो तो रिस्टोरिंग फोर्स टू द लेफ्ट होता है. वहां पे फोर्स था क्योंकि वो लीनियर मोशन था. लीनियर मोशन में फोर्स होता है मोशन को चलाने वाला. रोटेशनल मोशन में कौन चलाता है मोशन को? टॉर्क. रिमेंबर मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क. तो यहाँ पे अगर मैं डिस्क को स्लाइटली ट्विस्ट कर रहा हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो हो क्या रहा है, जो वायर है इट इज गेटिंग ट्विस्टेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. डिस्क क्लॉकवाइज कपड़ा नहीं छोड़ा है कभी. इफ योर हैंड्स गो क्लॉकवाइज द क्लॉथ गोज एंटी क्लॉकवाइज. द सेम थिंग इज हियर. जब तुम डिस्क को क्लॉकवाइज घुमाओगे तो जो वायर है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, ट्विस्ट होगा. बराबर, करेक्ट. इसलिए तो तुम जब छोड़ते हो डिस्क को रिलीज करते हो तो डिस्क गोज एंटी क्लॉकवाइज एंड द वायर गोज क्लॉकवाइज एंड देन डिस्क गोज क्लॉकवाइज, द वायर गोज एंटी क्लॉकवाइज. तो जैसे वहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट था, यहाँ पे अगर टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो इस मोशन को बोलोगे एंगुलर एसएचएम. सो इफ द टॉर्क acting on the disc, of course, if the torque happens to be directly proportional to angular displacement, directly proportional to angular displacement and directed opposite to it then the motion will be called as angular SHM. गुड कंडीशन है कि टॉर्क शुड बी प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन शुड बी अपोजिट. सो देयरफॉर अभी मैं डिफाइन नहीं करूंगा. तो जैसे तुमने डिफाइन किया था वहां पे क्या बोला था, द लीनियर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच द रिस्टोरिंग फोर्स एंड एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टेड अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज लीनियर एसएचएम. यहाँ पे भी बोल सकते हो द रोटेशनल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट in which the torque or angular acceleration is directed opposite to that of angular displacement and is proportional to magnitude of angular displacement is called as angular SHM. right, वो notes में दिया है, don't worry about that. तो basically इस type के motion में you will have torque proportional to minus theta. जैसे force proportional to minus x था वैसे torque proportional to minus theta. मैंने बताया था force की जगह पे torque लिखते हो, x की जगह पे थीटा लिखते हो, सब कुछ ही सेम होता है, सिर्फ नोटेशन चेंज होता है क्योंकि मोशन इज गोइंग फ्रॉम लिनियर टू एंगुलर. तो टॉर्क इक्वल टू माइनस सी थीटा, वहां पे फोर्स इक्वल्स टू माइनस के एक्स लिखा था. के को बोला था तुमने स्प्रिंग कांस्टेंट क्योंकि स्प्रिंग इन्वॉल्व था, या फिर फोर्स कांस्टेंट क्योंकि फोर्स है. यहाँ पे सी को बोलोगे ट्विस्ट कांस्टेंट या फिर टॉर्शनल कांस्टेंट. सो हियर सी इज कॉल्ड एज ट्विस्ट constant or you can say torsional constant. जैसे वहां पे तुमने f इक्वल्स टू के एक्स मॉड लिखने के बाद तुमने बोला k इक्वल्स टू f अपॉन x, मतलब यू से दैट दिस स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट इज फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट
वैसे ही यहाँ पे तुम मॉड लिखने के बाद सी को टॉर्क बाय थीटा लिखोगे तो बोलोगे सी इज नथिंग बट व्हाट, टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इट इज टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और जैसे वहां पे तुमने के को एफ बाई एक्स लिखा तो न्यूटन पर मीटर में आ गया। यहाँ पे टॉर्क बाय थीटा है, टॉर्क इज न्यूटन मीटर और थीटा इज रेडियन, राइट। या फिर टॉर्क इज आल्सो जूल, क्योंकि न्यूटन मीटर, फोर्स इनटू डिस्टेंस इज जूल, राइट। तो हियर रिमेंबर सी इज नथिंग बट टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर जैसे तुमने वहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया था, कैसे बनाया था बताता हूँ। एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स लिखे, एफ को एम ए लिख दिए, फिर तुमने ए को लिखा माइनस के बाय एम एक्स, फिर के बाय एम को लिखा था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, फिर ए को लिखा था डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर, राइट, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0, ये एक फॉर्म था। ओमेगा स्क्वायर को के बाय एम लिखोगे तो दूसरा फॉर्म था। और जब एम से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये तीसरा फॉर्म था, है ना। ऐसा रिवीजन तो फास्ट ही होने वाला है ना, तुम्हें बहुत फास्ट है, तुम तो तीसरी बार रिवाइज कर रहे हो तो फास्ट ही होने वाला है वो तो। सिमिलर चीज यहाँ भी करोगे, टॉर्क इक्वल टू माइनस सी थीटा, बट यू नो टॉर्क इज आई अल्फा, फोर्स इज एम ए, एम इज इनर्शिया in linear motion, I is inertia in rotational motion, A is acceleration in linear motion, alpha is acceleration in angular motion। सब कुछ तो सेम ही चल रहा है, बट टॉर्क इज, तो मैं वापस बता रहा हूँ, टॉर्क इज आई अल्फा। जैसे फोर्स होता है एम ए, एम इज इनर्शिया, आई इज इनर्शिया, ए इज एक्सेलेरेशन, अल्फा इज एक्सेलरेशन। तो इन दोनों इक्वेशन से तुमको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, आई अल्फा इक्वल्स टू माइनस सी थीटा। तो तुमको मिल जाएगा अल्फा इक्वल्स टू माइनस सी बाय आई थीटा, वहां पे था माइनस के बाय एम, यहाँ पे है सी बाय आई, हो गया ये। सो देयरफॉर अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाय डी टी, जैसे ए था डीवी बाय डी टी, ये है डी ओमेगा बाय डी टी, गुड। फिर v को लिखते थे डी एक्स बाई डी टी, ओमेगा को लिखोगे डी थीटा बाई डी टी। तो ये आ गया आपका डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस सी बाई आई थीटा इक्वल्स टू 0, या फिर आई डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस सी थीटा इक्वल्स टू 0। तो ये मिल गया आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, बराबर मिल गया ना डिफरेंशियल इक्वेशन। यस यही है, डोंट वरी, यही सब कुछ लिखा हुआ है नोट्स में, दिस इज व्हाट इट इज। उल्टा नोट्स में थोड़ा कम लिखा है, यहाँ पे ज़्यादा है, डिटेल में है। फिर यू नो टाइम पीरियड, व्हाट इज टाइम पीरियड, यू से टाइम पीरियड इज 2 पाई अपॉन, अब भी बताया था, अभी इसके पहले वाले टॉपिक में टाइम पीरियड क्या था टाइम पीरियड, एक्सेलेरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्सेलेरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे भी लिखोगे 2 पाई अंडर रूट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब बेसिकली यू विल राइट डाउन t इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा अपॉन थीटा। फिर अल्फा बाय थीटा तुमको मिल ही जाने वाला है, समहाउ फ्रॉम समवेयर यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम हियर अल्फा बाय थीटा, है ना। और अल्फा बाय थीटा सी बाय आई, तो यू नो दैट आई अल्फा इज माइनस सी थीटा, तो अल्फा बाय थीटा इज माइनस सी बाय आई, तो मॉड लोगे तो मिल जाएगा सी बाय आई, एंड देयरफॉर यू विल हैव टी इक्वल्स टू 2 पाई बाय अंडर रूट ऑफ सी बाय आई। हो गया क्या, वो मैंने उतना डिटेल लिखा नहीं है नोट्स में, आई टोल्ड यू कि ये इज मच मोर इन डिटेल। पक्का श्योर, गुड। So we'll stop at this topic today.